हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि टॉपिक है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्लास 12th फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो थी हिस्टेरेसिस की, वो आप ज़रूर देखें, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें परमानेंट मैग्नेट्स क्या हुए। तो परमानेंट मैग्नेट्स वो हुए जो क्या करेंगे, जो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेंगे, एट रूम टेम्परेचर में भी रिटेन करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्या किया हमने, जब अगर अनमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब उसमें करंट फ्लो कराया और सॉलिडॉइड में हमने प्लेस किया और उसमें से करंट फ्लो कराया, तो क्या हुआ, उसमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन हुआ। और मैग्नेटाइजेशन होने पे, जैसे हमने ग्राफ से देखा था, और ये एक सैचुरेशन पॉइंट पाया, लेकिन जब हमने उसको करंट को डिक्रीज भी किया, तब भी उसने क्या किया, रिटेन किया मैग्नेटाइजेशन को। मैग्नेटिक फील्ड उसमें रही, मैग्नेटाइजेशन को उसने रिटेन किया। और अगर वो रिटेन करता है रूम टेम्परेचर पे भी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। अब परमानेंट मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं, तो कुछ बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका जो इसे फिगर में भी दिखा रखा है यहाँ। तो ये बहुत ओल्ड मेथड है, 1600 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, ये स्केच। तो वहाँ पर बताया गया था कि हमने क्या किया, जो ये ब्लैक स्मिथ ने क्या कर रहा है, एक आयरन रॉड, रेड हॉट आयरन पीस को स्ट्राइक कर रहा है हैमर से बार बार, और इसको प्लेस किया इसने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इस तरह से परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक और मेथड है इसमें, कि अगर क्या करें, एक स्टील रॉड को बार बार स्ट्रोक करे एक बार मैग्नेट से काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ टाइम, तब भी परमानेंट मैग्नेट उससे बन सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा एफिशिएंट वे जो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसको हमें इंटरेस्टेड है जिसमें, वो है क्या करेंगे, अगर हम एक सॉलिनॉइड में अपना फेरोमैग्नेट सब्सटेंस रख देंगे, फेरोमैग्नेटिक रॉड प्लेस कर देंगे और उसमें से करंट फ्लो कराएंगे। और क्या करेगा, जब करंट फ्लो कराएगा तो वही उसमें उसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। और अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रिटेंटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, तो जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो, रिटेंटिविटी जैसा भी मैंने एक्सप्लेन भी किया, तो उसको रिटेन कर लेगा। उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो अभी भी उस डायरेक्शन में रहेंगे, पूरी तरह रैंडम नहीं हो जाएंगे, और उससे ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ है जो यहाँ भी देखेंगे हम, कि कोएर्सिविटी भी इफेक्ट होनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ को मैं आपको समझाता हूँ। तो पैराग्राफ में है, द स्टेरिस कर्व अलाउ अस टू सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। The material should have high retentivity so that the magnet is strong and high coercivity so that the magnetization is not erased by stray magnetic field। तो मैंने आपको बताया हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हाई रिटेंटिविटी, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, करंट को डिक्रीज भी करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिक्रीज भी करेंगे, तब भी क्या होगा, तब भी जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि डोमेन्स क्या हुए, अभी भी उसी डायरेक्शन में अलाइन है, अभी भी वो रैंडम डायरेक्शन में नहीं हुए, ठीक है। तो ये रिटेंटिव, साथ ही साथ कोएर्सिटिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब कोएर्सिटिविटी क्या था, अगर क्या क्या होगा, अगर जैसे कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, या जैसे कोएर्सिटिविटी हमने इसमें देखा था, कोएर्सिटिविटी इसमें क्या था कि हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया उनसे रैंडम करने के लिए, तब जाके करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसके मैग्नेटाइजेशन को फिर से ज़ीरो करना चाह रहे, डोमेन को रैंडमली ऑर्गेनाइज करना चाह रहे, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ा, हमें उसे फोर्स करना पड़ रहा, ठीक है। और रियल लाइफ में ये कैसे होगा प्रैक्टिकल में, कि जैसे कि क्या हुआ, कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, या फिर उसमें कुछ फिजिकल, अगर उसको किसी चीज़ में स्ट्राइक हुआ वो चीज़, जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ दे रखा है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, कुछ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, माइनर मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। इन फैक्टर की वजह से भी क्या होगा, जो हमारा फेरोमैग्नेट मटेरियल है उसको, जिसको हमने परमानेंट मैग्नेट बनाया है, तो उस पर कोई फिजिकल वो कहीं गिर गया, या फिर कुछ भी टेम्परेचर चेंज आया, या कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में आया, उसके प्रेजेंस में भी वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या ना करे, कोएर्स ना हो जाए, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को फिर भी मेंटेन रखे, डोमेन उसके फिर भी उस डायरेक्शन में ओरिएंट रहे। तो वही कोएर्सिविटी है। तो हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए एक अच्छे परमानेंट मैग्नेट की। फर्दर द मटेरियल शुड हैव अ हाई परमिएबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हाई परमिएबिलिटी भी होनी चाहिए। परमिएबिलिटी क्या था, कि कितना उसमें से मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा वो, ठीक है। अब ज़्यादा अलाउ करेगा तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो स्टील इज़ वन फेवर्ड चॉइस, इट हैज स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन आयरन, बट दिस इज ओवरवेट बाय द स्मॉल
मच स्मॉलर कोर्सिविटी और सॉफ्ट आयरन। तो स्टील एक बहुत अच्छा परमानेंट मैग्नेट है, भले ही इसकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से कम है। रिटेंटिविटी मतलब ये कम रिटेन कर पाता है मैग्नेटाइजेशन को, बट दूसरा जो फैक्टर है कौन सा, कोर्सिविटी का, मतलब चाहे इसको कितना भी डैमेज हो जाए या फिर कुछ और बाहर की टेम्परेचर चेंज वगैरह जो है, उन फैक्टर पे भी ये क्या होगा, उन फैक्टर से ये अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड इसने रिटेन कर लिया है कम से कम उसको तो क्या लूज़ नहीं करेगा। तो ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाएगा किससे, कि कितना रिटेन कर पा रहा है। भले ये रिटेन जो है मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने क्या किया उसको डीमैग्नेटाइज किया या करंट फ्लो कराना, करंट जो हमने एक्सटर्नल करंट फ्लो कराया था सोलेनोइड से वो जीरो कर दिया, तब भी इसने क्या किया, अपनी रिटेन तो कम किया, लेकिन कोएट्स जो दूसरे फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उन पर ये अपनी मैग्नेटिज को लूज़ नहीं करेगा। ठीक है। अदर सुटेबल मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, ये और सुटेबल मटेरियल जैसे एल निको, तो ये क्या है, एल निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, और भी इसमें एलॉय है, ये कोबाल्ट स्टील है, और टिकोनल, मतलब इसमें ये अलग अलग क्या होंगे मटेरियल्स होंगे, मेटल्स होंगे, इसमें मेटल नॉन मेटल अलॉय है ये भी। ठीक है। इसमें कोबाल्ट है ये। ठीक है। और सारे नाम मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो इसके बाद आप इसको सर्च करिएगा कि इसमें जो मटेरियल्स है वो कौन कौन से मेटल्स कौन कौन से इस एलॉय में। उसके बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैव हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें चाहिए कि क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जब हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड को, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने दी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक करंट दिया है हमने, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ रही है, मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, वो क्या हो जाए उसमें, तो जब जैसे ही हमने करंट स्टॉप कराया तो एकदम से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लूज़ कर दे, जो मैग्नेटाइजेशन लूज़ कर दे। तो यही तो क्या कुछ हो रहा है, लो रिटेंटिविटी। मैं ग्राफ में बताऊँ आपको, तो जैसे कि ये हिस्टेरिस कर्व है, तो जैसे हमने क्या किया, करंट जब दे रहे हैं हम तो मैग्नेटाइजेशन है रहा, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और जैसे क्या किया मैग्नेटिक फील्ड जब करंट हम जीरो करने लगे, तो ये ऐसा ना है रिटेन ना करे ज़्यादा, ये कम से कम रिटेन करे, कम से कम इसमें रिटेंटिविटी है, मैग्नेटाइजेशन कम से कम रिटेन हो, तो यही हमारा एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हो सके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तभी तो उतनी जल्दी वो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन उसमें ज़्यादा होगा अगर हाई परमिएबिलिटी होगी। सॉफ्ट आयरन इज़ अ सुटेबल एग्जाम मटीरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है, हाई परमिएबिलिटी है और लो रिटेंटिविटी है। ठीक है। अब इसके बाद ऑन प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन इन अ सोलेनॉइड एंड पासिंग अ करंट वी इंक्रीज द मैग्नेटिज्म ऑफ द सोलेनॉइड बाय 1000 फोल्ड। और हम क्या करते हैं, जब इसको सोलेनॉइड में, जैसे यहाँ फिगर में भी है, सोलेनॉइड को एक किसमें, सॉफ्ट आयरन को सोलेनॉइड में प्लेस किया हमने, और जब करंट फ्लो कराया तो इसकी जो हमने मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा 1000 फोल्ड इंक्रीज कर दी। तो इससे सोलेनॉइड में तो मैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन जब हमने सॉफ्ट आयरन को प्लेस किया तो इससे 1000 फोल्ड या मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो गई। When we switch off the current solenoid current, the magnetism is effectively switched off since the soft iron core has a low retentivity। जैसे ही हमने इसको करंट को स्विच ऑफ किया तो क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी कम है तो क्या हो जाएगा, इससे जो उसकी मैग्नेटिज्म भी वो भी चली जाएगी। ठीक है। और यही हमें चाहिए। इन सर्टेन एप्लीकेशन द मटीरियल्स गो थ्रू एन each cycle of magnetization for a long period. This is case in transport cords and telephone diaphragms. द हिस्टेरिस कर्व ऑफ सच मटीरियल मस्ट बी नैरो। अब क्या होगा, जैसे कि कुछ मटीरियल्स है जिसमें हम AC करंट फ्लो करा रहे हैं, और AC करंट क्या करेगा, कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन में चेंज होगी। अब कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, इसमें कंटिन्यूस साइकिल चल रहा किसका, मैग्नेटाइजेशन का, डीमैग्नेटाइजेशन का। कब जब करंट इस तरह होता है मैग्नेटाइज हो जा रहा, ठीक है, और जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली ये चल रहा है, और इससे क्या होगा, इससे एनर्जी लॉस होगा। और एनर्जी लॉस हम कैसे शो करते हैं, एनर्जी लॉस ये जो हिस्टेरिस कर्व है हमारा, हिस्टेरिस कर्व है ये, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द हिस्टेरिस कर्व गिव्स एनर्जी लॉस। जो जितना यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। तो हम क्या चाहेंगे कि हिस्टेरिस लॉस क्या हो, कम से कम हो, एनर्जी लॉस जो है वो कम से कम हो। और इसे ही हिस्टेरिस लॉस भी बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस भी बोलते हैं, या एनर्जी लॉस भी बोलते हैं। जो जितना कम एरिया इस ग्राफ में होगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी कम लॉस होगी। तो
तो यही लिखा है यहाँ पर, द हिस्टेरिस कर्व ऑफ सच मटेरियल मस्ट बी नैरो। तो हिस्टेरिस कर्व क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो एक कर्व तो क्या है, एक में हिस्टेरिस कर्व कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा, एग्जैक्ट नहीं बनेगा बट आप समझ सकते हैं। और एक में हिस्टेरिस कर्व क्या है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले केस में मैं देखो तो कितना नैरो बना रहा हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल रिटेंटिविटी भी कम है और कोर्सिटी भी कम है। और इसमें देखो, इसमें अगर मैं बनाऊँ तो ये कितना ब्रॉड आ रहा। तो आप बता सकते हो कि किसका एरिया ज़्यादा आएगा, डेफिनेटली इसका एरिया ज़्यादा आएगा, तो लॉस भी एनर्जी का इसमें ज़्यादा होगा। द मटीरियल मस्ट हैव हाई रिटेंटिविटी टू लोअर एडी करेंट लॉसेज। लेकिन अगर क्या कहते हैं, हाई रजिस्टिविटी, सॉरी रजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एडी करेंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, जो चैप्टर 6 में हम देखेंगे। Electromagnets are used in electric bell, loudspeaker, and telephone diaphragm. And electromagnets are used in cranes to lift machinery and bulk quantities of iron steel. तो ये यूजेस आपको पता है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज़ करते हैं और टेलीफोन डायग्राम में यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रेन्स यूज़ करेगा ताकि जो हैवी आयरन स्टील है उसे उठा सके, है ना, फिर उसको रिलीज़ कर सके करंट, जब उसमें से हम स्टॉप कर देंगे। तो ये था इस एंड वीडियो का, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट होगा आप नीचे पूछ सकते हैं, कोई भी मिस्टेक होगी मेरे एक्सप्लेनेशन में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।